कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है चौथी बहू, राइटर राशिदा रिफ़त। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी का आगाज़ करते हैं। बाज़ शख्सियात इसमें बामुसम्मा होती हैं। फ़हमीदा बेगम भी ऐसी शख्सियत थी, नाम फ़हमीदा बानो था। तो एक ज़माना उनकी फ़हम फ़रासत का मोतरब भी था। शौहर की लगी बंधी आमदनी में उन्होंने जिस सलीके से अपने घर गृहस्थी चलाई, ऐसा हर औरत के बस की बात नहीं। चमकता दमकता करीने से सजा सजाया घर, तहजीब याफ्ता सुलझे हुए बच्चे जिनको उन्होंने हमेशा अच्छा खिलाया और अच्छा पहनाया। मेहमानों के लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा खुले होते। उन्होंने ख़ुद से वाबस्ता हर रिश्ता मिसाली अंदाज में निभाया। कुदरत ने उसका सिला ताबेदार और फर्माबरदार औलाद की सूरत में दिया। खैर, औलाद तो अमूमन वालिदैन की मतियो फर्माबरदार होती है। दुनिया वालों को फ़हमीदा बानो पर असल रश्क तब आता जब वो इनकी बहुओं को देखते। फ़हमीदा बानो 4 बेटों की माँ थीं, जिनमें से 3 बेटे वो ब्याह चुकी थी और तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक थीं। सबसे बड़े जीशान के लिए वो अपनी छोटी नंद के देवर की बेटी ब्याह लाई थी। बूटे से कद और मनमोहनी सूरत वाली नगीन सास ससुर की चहीती बहू थी। तरीके सलीके में अपनी सास का परतू थी और ये सलीका उसके इंतखाब की वजह बना था। इसके हाथ के जायके की दूर दूर तक धूम थी। इसने कोई कोर्स किए बिना महज यूट्यूब पर खाना पकाने की वीडियोस देख देकर कुकिंग और बेकिंग में इतनी महारत हासिल कर ली कि अब कोई भी देसी बदेसी खाना बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। जीशान और नगीन की 2 बेटियां थीं। नगीन अपनी बेटियों के साथ साथ अपने दोनों देवरों के बच्चों की भी हर फरमाइश पूरी करने हर घड़ी कमर बस्ता रहती। ऐसी तो बच्चों की फेवरेट बड़ी मम्मी ना थी। वैसे तो तीनों बहुएं घर के काम मिल बांट कर करती थीं, लेकिन नगीन का असल ठिकाना किचन ही था। बहुत मोहब्बत और लगन से घर वालों के लिए मुख्तलिफ पकवान बनाती और तारीफ़ें समेटती। फ़हमीदा बानो और शकील अहमद भी हर घड़ी बहू को दुआओं से नवाजते। दूसरी बहू के रुतबे पर अरूबा फाइज थी। वो नौमान की निस्फ बेहतर थी। नौमान फ़हमीदा बानो का दूसरा बेटा था। उनके सब बच्चों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और वजीह। इसके लिए लड़की का इंतखाब करते हुए फ़हमीदा बेगम के मन में कहीं ये ख्वाहिश भी दबी थी कि बहू बेटे के जोड़ की हो। खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश अरूबा की सूरत में पूरी कर दी। वो उनकी भांजी के ससुराली रिश्तेदारों में से थी। भांजी की शादी में अरूबा की खूबसूरती ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। दराज कद, मुतनासिब, दिलकश सरापा, तीखे नैन नक्श और सबसे बढ़कर उसका पहनावा। वो जो भी पहनती इसके तन पर यूँ सजता गोया लिबास बना ही इसके लिए हो। ये तो फ़हमीदा बानो को बाद में पता चला कि अरूबा ने ये शानदार मलबूसात ख़ुद डिज़ाइन करके ख़ुद ही सिए हैं। ना सिर्फ अपने बल्कि अपने हम उम्र कज़न्स के जोड़े उसी ने तैयार किए। एक तो खूबसूरती, फिर यह हुनर, गोया सोने पे सुहागा वाली बात थी। भांजी की शादी के 1 माह बाद ही वो नौमान का रिश्ता लिए अरूबा के यहाँ पहुँच गई। नौमान में किस चीज़ की कमी थी जिसको बुनियाद बनाकर वो इनकार कर पाते। फ़रहीन जो उनकी भांजी थी, उसकी वजह से दोनों ख़ानदान पहले एक दूसरे के खासे करीब आ चुके थे। सो इस रिश्ते पर नहायत खुश दिली से हाँ कर दी गई। यूँ अरूबा भी उनके घर की आंगन, घर की रौनक बढ़ाने उनके यहाँ आ गई। तीसरे नंबर वाले अरसलान के लिए शकील अहमद ने अपने मरहूम दोस्त की बेटी का इंतखाब किया था। फ़हमीदा बानो शौहर के इस इंतखाब पर जी जान से मुत्तफ़िक थे। कशफ बचपन से उनकी देखी भाली थी। कशफ और इसकी दोनों बहनें बला की ज़हीन थी। बाप का साया सर से उठने के बावजूद इंतहाई नामसाइद हालात में उन्होंने अपना तालीमी सिलसिला ज़हानत के बल पर स्कॉलरशिप लेकर कामयाबी से जारी रखा। नौमान और अरूबा की शादी के फ़कत 1 साल बाद अरसलान और कशफ भी रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। बड़ी दोनों बहुओं की तरह कशफ ने भी अपने इंतखाब को गलत साबित ना किया। तीनों बहुएं एक ही घर में मिसाली हुस्न इत्तफाक से रह रही थीं। जीशान और नगीन की 2 बेटियां थीं, तो नौमान और अरूबा को अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था। अरसलान और कशफ के यहाँ जुड़वा बच्चे हुए थे, जिनमें एक बेटी और एक बेटा थे। फ़हमीदा बानो शकील साहब अपनी दूसरी नस्ल को अपनी आंखों के सामने परवान चढ़ता देखकर फूले ना समाते। दोनों बड़ी पोतियाँ बातरतीब 7वीं और 8वीं जमात की तालबा थीं। अरूबा के बेटे 4थी और 5वीं जमात में पढ़ते थे और बला के शरारती थे। कशफ की बेटी बेटा 3री जमात में थे। सब बच्चे एक ही स्कूल पढ़ने जाते। घर पर पढ़ाने की जिम्मेदारी कशफ की थी। वो बच्चों को काबू करने का हुनर जानती थी और बच्चों को भी छोटी मम्मा के सिवा किसी का पढ़ाया समझ में ना आता। घर के काम तीनों बहुएं मिलकर करती थी, लेकिन तीनों की मखसूस महारतें उनकी मसरूफियत का सामान थी।
नगीन जो बच्चों की बड़ी के रुतबे पर फाइज थी, इसका ज़्यादातर वक्त बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में किचन में गुजरता। अरूबा सबकी मामा जान थी। वो ना सिर्फ अपनी और देवरानी जिठानी के कपड़ों की नित नई डिज़ाइनिंग से सिलाई करती, बल्कि बच्चों के घर में पहनने वाले आम कपड़े भी बहुत ख़ास बना कर सीती। और किसी मौका, त्यौहार, फंक्शन पर पहनने वाले मलबूसात की तैयारी के तो क्या ही कहने। जब ही बच्चियां इसके पहने मलबूसात पहनकर खुशी से इठलाती फिरती और दूसरे लोग भी खुले दिल से इसके हुनर को सराहते, तो गोया इसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती। कश्यप सारी बच्चा पार्टी को पढ़ाने का फरीज़ा अंजाम देती। बच्चों के अच्छे ग्रेड्स उनकी मेहनत का सिला होते। यूँ एक छत तले सब बाहिमी रजामंदी के असूलों के तहत बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब फहमीदा बानो को फ़कत एक आरज़ू थी कि वो हमदान के लिए कोई ऐसी अच्छी लड़की ढूंढ कर इसका फ़र्ज़ भी निपटा दें। हमदान चारों भाइयों में छोटा था, बल्कि वो फहमीदा बानो की गैर मुतवक्किया औलाद था। वो तो अपनी दानस्त में 3 बेटे जन्म देकर ख़ानदान मुकम्मल कर चुकी थी। अरसलान के 7 साल बाद अल्लाह ने एक बार फिर उनकी गोद हरी कर दी। वो तो लेडी डॉक्टर के मुंह से खुशखबरी सुनकर ठीक ठाक परेशान हो गई थी। जीशान और नौमान ने अच्छा खासा कद निकाल लिया था। अब इस उम्र में एक और बच्चे की माँ बनना इन्हें महजूब कर रहा था। फिर शकील अहमद ने इन्हें समझाया, रब की रहमत पर परेशान होना भी कुफरान नेमत के ज़ुमरे में आता है। हो सकता है नेक वक्त इस बार अल्लाह बेटी से ही नवाज। शौहर को बेटी की शदीद ख्वाहिश थी और वो इस बार बेटी की उम्मीद बांध कर खूब खुश हुए जा रहे थे। खैर मुकद्दर में इस बार भी बेटा ही लिखा था। साबिर शाकिर मियाँ बीवी रब की रज़ा में राज़ी हो गए। वक्त गुजरने का कब पता चलता है। अब खैर से हमदान भी पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ा हो चुका था। फहमीदा बानो इसकी जल्द अज जल्द शादी की मुतमन्नी थी, लेकिन जो मरहला बड़े तीनों बेटों की दफ़ा पलक झपकते में सर हो गया, इस बार इतना ही दुश्वार मालूम हो रहा था। लड़की देखने के बहाने घर घर झांकने की इन्हें आदत ना थी और कर्ब जवार में कोई ऐसी लड़की नज़र ना आती जिस पर उनका दिल टिक जाता। बहरहाल इन्हें रब की रहमत से उम्मीद थी कि जल्द ही इन्हें वो अच्छी सी लड़की मिल जाएगी जिसको वो चौथी बहू के दर्जे पर फाइज कर सकें। फ़िलहाल वो अपने शौहर, बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ एक मिसाली ज़िंदगी जी रही थी और रब का ढेरों शुक्र अदा करती थी। आज भी असर की नमाज़ पढ़कर वो रब के हजूर अपने घर की खैर व बरकत और अपने बच्चों की आफ़ियत और सलामती की दुआ मांग कर फारिग हुई तो मामूल के मुताबिक कमरे से बाहर का रुख किया। शकील अहमद असर की नमाज के बाद मस्जिद से ही अपने दोस्तों की तरफ का रुख करते और अपनी बहुओं और पोते पोतियों के साथ शाम की चाय पीती। वो आज चाय में कदरे देर हो गई थी। वो किचन में गई तो नगीन चूल्हे के पास खड़ी थी। सॉरी अम्मी, आज चाय को थोड़ी देर हो गई। बस बच्चों का दिल कुछ चटपटा खाने को कर रहा था तो मैं चिकन पोटैटो बॉल्स बनाने लग गई। नगीन के माजरत खाना अंदाज पर वो शफकत भरे अंदाज में मुस्कुराई। बच्चों का तो क्या कहें, तुम्हारे हाथ के खाने खाकर हम सभी खूब चटोरे हो चुके हैं। सास की बात सुनकर नगीन मुस्कुरा दी थी। आप चलकर बैठे अम्मी, मैं बस चाय ला रही हूँ। और अरूबा और कश्यप को भी आवाज़ दे लीजिएगा। अरूबा दोपहर से मिरहा का जोड़ा सीने बैठी है। परसों इसकी बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह है जिसमें इसने ड्रेस पहनकर जाना। मैं तो इन फजूल के चोंचलों से तांगूँ। इसकी मामा जान है ना, उसकी बेटों की फरमाइशी पूरी करने को। देख लीजिएगा, मिरहा का जोड़ा तैयार होते के साथ ही इरहा का फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। नगीन अपनी बेटियों पर मोहब्बत भरी खफगी जिता रही थी। चलो, तुम्हारा सर कब खाती हैं, अपनी चची से ही फरमाइश करती हैं ना। तुम भी तो सबके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करने में लगी रहती हो। तुम अपना काम करो, अरूबा का इसको करने दो। फहमीदा बानो मुस्कुरा कर किचन से निकली। दोनों बहुओं को भी आवाज़ देकर बुला लिया। अरूबा का काम ख़त्म हो चुका था। वो लाउंज में आ गई। पीछे पीछे हंसती मुस्कुराती मिरहा थी। इसके पसंद के ऐन मुताबिक शर्ट सिल चुकी थी। ट्राउज़र का क्या था, वो तो मामा जान 10 मिनट में सी देती। उसके इत्मीनान और खुशी का अजब ही आलम था। अब वो दादी के पहलू में घुसी इन्हें अपनी दूसरी तैयारियों से आगाह कर रही थी। मिरहा, अपनी छोटी मम्मा को तो बुलाओ और बाकी बच्चों को भी आवाज़ दो। नगीन चाय की ट्राली लिए आ गई थी और कश्यप की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए मिरहा को मुखातिब किया था। बस आ रही हैं छोटी मम्मा, कल अरसम का मैथ्स का टेस्ट है ना, इसी की तैयारी करवा रही हैं। हम सब ने तो होमवर्क कब का कर लिया, वो निकम्मा अब तक बैठा है। जासिम ने छोटे भाई का तस्करा किया। बुरी बात जासिम, ऐसे नहीं कहते। सॉरी बड़ी मम्मी। जासिम को इस वक्त पोटैटो बॉल्स खाने की जल्दी थी, सो झट गलती मान कर सॉरी भी कर ली। जब ही मुँह लटकाए अरसम की आमद हुई थी, इसके पीछे पीछे कश्यप थी। सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक दी है छोटी मम्मा ने, इसके बाद दोबारा से पढ़ना है। फहमीदा बानो अपने आशियाने की रौनक देखकर जी जी में खुदा का शुक्र बजा लाई थी। छुट्टी का दिन था। आज फहमीदा बानो के चारों बेटे भी घर पर मौजूद थे। नगीन ने ससुर की फरमाइश पर बड़े के पाए बनाए थे। नाक भों चढ़ाने वाले बच्चों के लिए
चिकन फ्राइड राइस का भी एहतमाम किया था। खुशगवार माहौल में खाना खाया जा रहा था जब महानूर की आमद हुई। फ़हमीदा बानो के देवर की बेटी थी जिनका करीबी घर था। फ़हमीदा बानो की देवरानी उनके बिल्कुल बरक्स थी, ना तरीका, ना सलीका, ना ही रिश्ते निभाने का फ़न। जब तक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहे, बड़े पूरे घर का हिस्सा थी, घर में किसी से भी उनके बन ना पाई थी। अगर जिठानी से ताल्लुकात ठीक थे तो 100% क्रेडिट फ़हमीदा बानो को ही जाता था, जिन्होंने फ़हम व फ़रासत से काम लेकर कभी भी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा ना होने दिया। अगर घर के चंद इजाफी काम करने से घर की पुरसकून फ़ज़ा बरकरार रह सकती थी तो उन्होंने वो काम करने में कभी आर ना समझा। हाँ, उनकी दूसरी देवरानियाँ बिन ब्याही नंदे ज़रूर नौरीन से खार खाती थी। नौरीन की काम चोरी बेढंगेपन पर अक्सर कोई ना कोई नौरीन से उलझ पड़ता। खैर, ये बीते वक्तों की बातें थी जब फ़हमीदा बानो के अपने बच्चे भी इतने बड़े ना थे। सास ससुर के इंतकाल और नंदों की शादी के बाद आबाई घर फ़रोख्त करके सब बहन भाइयों में तरका तकसीम हो गया। इसके बाद फ़हमीदा बानो ने अपने आशियाने की बुनियाद रखी थी। शौहर का भतीजी के साथ प्यार भरा मुशफ़क़ाना रवैया देखकर इन्हें कभी कभार ख़दशा सताने लगता कि वो हमदान के लिए इसी का नाम ना ले दें। महानूर से इन्हें ज़ाती तौर पर कोई पुरखाश ना थी, लेकिन वो जिस माँ की बेटी थी, ये हवाला इसे बहू के तौर पर ज़ेरे गौर ना लाने के लिए काफ़ी था। फिर इसमें कोई ऐसी खूबी ना पाई जाती जो इसे सब में मुमताज़ करती हो। घरदारी करने वाली आम सी लड़की जो फारिग वक्त किसी हुनर सीखने में लगाने के बजाय डाइजेस्ट पढ़ने में लगा देती थी। और ये रोमानवी कहानियाँ पढ़कर किसी लड़की ने क्या सीखना था, ये फ़हमीदा बानो की राय थी। अगरचे आजकल महानूर नगीन से कुकिंग सीखने में कुछ दिलचस्पी ले रही थी, फिर भी इसका सुघड़ापा फ़हमीदा बानो के तय किए हुए मेयार से बहुत कम था। बेटा जी, आज क्या बना लाई हो? वैसे बहुत अच्छे वक्त पर आई हो, पहले खाना खाओ, फिर हम तुम्हारा लाया हुआ चखेंगे। शकील अहमद भतीजे के हाथों में ढकी हुई प्लेटें देखकर प्यार भरे अंदाज में पूछ रहे थे और उससे मुखातिब हुए। नगीन भाभी से रेसिपी पूछकर गुलाब जामुन बनाए थे मैंने, भाभी को चखा कर उनकी राय लूँ, इसीलिए आई हूँ। अरे वाह, स्वीट डिश का एहतमाम अपने आप हो गया। मीठे का शौकीन हमदान चहका था। फ़हमीदा बानो ने अपने चहकते बेटे पर एक निगाह डाली। जाने क्यों इन्हें वहम सताने लगा था कि महानूर को देखकर हमदान की आंखें चमकने लगती हैं। आओ महानूर, तुम खाना तो शुरू करो, तुम्हारा मीठा भी चखेंगे। नगीन ने इसे ज़बरदस्ती खाने के लिए बिठाया। बहुत खुशगवार माहौल में हंसते मुस्कुराते खाना खाया गया, लेकिन आज फ़हमीदा बानो के मिजाज की बशाशत मफकूद थी। इन्हें हमेशा से अपनी छठी हिस्स पर बड़ा भरोसा था और आज ये छठी हिस्स कुछ अच्छे इशारे न दे रही थी। बस अब और देर मुनासिब नहीं, हमदान के लिए जल्द अज जल्द लड़की मुंतखब करनी होगी। फ़हमीदा बानो ने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था। उनकी छोटी नंद भरे पूरे ससुराल में ब्याह कर गई थी। उसके जेठ देवरों की बेटियां बला की हसीन थी, लेकिन इस हुस्न के अलावा भी इनमें कोई गुण था या नहीं, यही सुनगुन लेने वो फरीहा के ससुराल जा पहुंची थी। बज़ाहिर मकसद उसके बीमार ससुर की अयादत करना था, असल मकसद इन लड़कियों के बारे में मालूमात का हसूल था। ससुर साहब की अयादत के फरीज़े से फारिग होकर फरीहा भावच को अपने बेडरूम में ही ले आईं। आप यहाँ सुकून से पाँव फैला कर बैठें भाभी, ज़रा किचन का चक्कर लगा लूँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने खाना खा कर जाना है। नौमान को भी फ़ोन करके बता दें, कभी 10 मिनट बाद आकर हारन दे रहा हो। वो नौमान के साथ यहाँ आई थी, वो इन्हें छोड़कर करीब ही किसी दोस्त की तरफ चला गया था और आज इतने अरसे बाद भावच के अपने घर आने पर फरीहा इतनी खुश थी कि इन्हें खाना खाए बगैर जाने देने वाली ना थी। खाने का तकल्लुफ़ रहने दो फरीहा, मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ मेरी वो बात गौर से सुनो। टेलीफोन पर कब तसल्ली से बात हो पाती है, असल मुद्दे पर आई थी। जी भाभी कहिए। फरीहा कदरे हैरान होती उनके पास आन बैठी। तब उन्होंने इसके देवर की दोनों और जेठ की छोटी बेटी के बारे में इस्तफसार किया। हमदान के लिए आयमा और उमैमा, तौबा करें भाभी, सोचा भी कैसे, एकदम पटाखा लड़कियां हैं। और जहाँ तक सुहेल भाई की रबीका का ताल्लुक़ है, हाँ वो वाकई अच्छी थी, लेकिन आपने देर कर दी, इसका रिश्ता अपने ननिहाल में तय हो चुका है। फरीहा ने एक ही बारी में उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लो भला बताओ मैं क्या सोच कर आई थी, देखने में तो लड़कियां बड़ी प्यारी लगती हैं। फरीहा के पास लड़कियों की तेज़ी तर्रारी के बहुत से किस्से थे। फ़हमीदा बानो ने तो सुनकर कानों को हाथ ही लगा लिया। वैसे भाभी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? फरीहा कुछ झिझकते झिझकते मुखातिब हुई। तुम्हारी बात का बुरा मानूंगी? वो खफा हुई। आप हमदान के लिए इधर उधर लड़की ढूंढ रही हैं, एक बहुत अच्छी लड़की आपके बिल्कुल पड़ोस में भी तो है। वो कहते हैं ना कि बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, आपकी नज़र इधर क्यों नहीं गई? फरीहा बेगम की बात सुनकर फ़हमीदा ने नासमझी से उन्हें देखा। बात समझ आई तो हैरान रह गई।
महानूर की बात कर रही हो? नंद का इशारा कैसे ना समझ पाती। फरीहा के लबों पर महानूर का नाम आना हैरान कुन ही तो था। माजी में नौरीन के सबसे ज़्यादा झगड़े फरीहा के साथ ही होते थे। अब वो इसी की बेटी की तारीफ़ों में रद्बुल लसान थी। हमदान के लिए महानूर से अच्छी लड़की आपको भला कहाँ से मिलेगी? कितनी प्यारी बच्ची है, हमारी अपनी है, इतनी समझदार। सच पूछें तो हमदान का सही जोड़ वो ही है। तुम इसकी माँ का माजी भूल गई? बेटी की तरबियत माँ ही करती है। मैं नौरीन जैसी औरत की बेटी को बहू बनाने का रिस्क कैसे ले सकती हूँ फरीहा? बिला वजह के वहम मत पालें भाभी। वैसे तो अब नौरीन भाभी के कसबल भी निकल गए हैं। महानूर फितरतन माँ से बहुत मुख्तलिफ है, आप खुद देखें। नौरीन भाभी के ज़माने में घर का क्या हशर होता था, अब महानूर ने घर कितने तरीके सलीके से संवार रखा है। छोटे बहन भाइयों को भी तमीज़ तहजीब करीना सिखा दिया है सब कुछ। मैं तो इसे देख देख कर हैरान होती हूँ। वो अपनी उम्र की बच्चियों के बरक्स कितनी समझदार और सुलझी हुई है। और यकीन करें वो तो एक दो बार घर की ऊंच नीच से निमटने के लिए मुझे भी ऐसे दानिशमंदाना मशवरे दे चुकी है कि मैं अशश कर उठी। मैं तो हैरान होती हूँ, एक कंवारी बच्ची का ब्याहता औरत को मशवरे देने का क्या काम भला? हद होती है फरीहा। मैं तुम्हारे पास किस काम से आई थी? तुम क्या किस्सा ले बैठी? उन्होंने बदमज़ा होकर फरीहा की बात काटी। फरीहा भी एक लम्हे को चुप हो गई। शायद एहसास हो गया कि भावज के सामने भतीजी का मुकदमा लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इतना बड़ा ससुराल है तुम्हारा, ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ। अगर कोई बच्ची जी को लगती है तो मुझे बताना। वैसे तो मैंने नासरा की भी ड्यूटी लगा दी। ठीक है भाभी, सरफराज के बड़े मामू की 2-3 पोतियाँ हैं, अच्छी काबिल बच्चियाँ हैं, उनके बारे में मालूमात लेती हूँ। कहीं बात ना पक्की हुई हो तो आपको बताऊँगी। हाँ बस पहली फुर्सत में मालूमात ले लो। मेरी तीनों बहुएँ तो तुम्हारी देखी भाली है ना। कोई ऐसी बासलाहियत, हुनरमंद, सलीका शाह चौथी बहू भी मिल जाए तो ही बात बनेगी। तफाखुर भरे अंदाज में गोया हुई फरीहा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया था। महानूर फिर नगीन से कुछ सीखने आई हुई थी। नगीन की अपनी तो कोई नंद थी ही नहीं। वो महानूर को मजाक में अपनी इकलौती नंद करार देती थी। महानूर भी इसका बड़ी भावजो वाला एहतराम करती। दोनों के बीच एहतराम और अपनायत का बड़ा खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ चुका था। आज से पहले फहमीदा बानो को महानूर का बेज़रर वजूद ना खटकता था, लेकिन अब इन्हें घर में इसकी आमद नागवार लगने लगी। हालांकि वह अमूमन हमदान की गैर मौजूदगी में यहाँ आती थी। दोनों का सामना शाज़ो नादिर ही होता था, लेकिन महानूर के घर आते ही फहमीदा बानो की हस्सियात कदरे चौकस हो जाती थी। आज भी वो नगीन के पास 10-15 मिनट के लिए आई थी। इसके जाने के काफ़ी देर बाद हमदान घर आया था। उसके हाथ में शॉपर था जिसमें इस माह के 2 डाइजेस्ट थे। या जासिम, ये अपनी नूर आपी को तो दे आओ। उसने शॉपर जासिम को पकड़ाया। अब महानूर के रिसाले लाने की जिम्मेदारी तुमने ले ली? फहमीदा बानो ने कदरे चुपते हुए अंदाज में दरियाफ्त किया। हाँ अम्मी, एक शॉप बहुत दूर है ना, और पिछली बार भी उमर को साथ लेकर जा रही थी तो मैंने कह दिया कि ऑफिस से वापसी पर मैं ला दिया करूँगा। सिर्फ 2 डाइजेस्ट ख़रीदने के लिए इतनी दूर जाने का तरद्दुद करती है। हमदान ने माँ के लहजे पर तवज्जो दिए बगैर आम से अंदाज में जवाब दिया। हाँ तो क्या रखा है इन डाइजेस्टों में? लड़कियों को करने को और बेहतर काम। बस इसका शौक़ है अम्मी, और आज के दौर में पढ़ने लिखने वाले शौक़ काबिल कदर हैं। वरना मुझ समेत जिसको देखो इसकी दुनिया मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पर ही ख़त्म हो जाती है। हमदान नादानस्तगी में ही सही इसके शौक़ को सराह कर माँ को मज़ीद चौकन्ना कर गया। हमदान के कमरे में जाने के बाद भी फहमीदा बानो का जहन इन्हीं सोचों में उलझा रहा था। फहमीदा बानो का घराना करबो जवार की सासों के लिए एक मिसाली घराना था, लेकिन जब सासें इस ख़ानदान की बहुओं की हुनरमंदी, सलीके, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की मिसालें बार बार अपनी बहुओं के सामने रखती थीं तो बहुएं इस तस्करे से बेजार हो जाती। ऐसा ही घराना कुरैशी साहब का भी था जो बरसों से पड़ोस में आबाद था। मिसेस कुरैशी की फहमीदा बानो से अच्छी खासी अलैक सलैक थी। उनके दोनों बहुओं का यहाँ आना ना होने के बराबर था। अब उन्होंने अपने तीसरे बेटे की शादी की तो इनकी तीसरी बहू, जो इनकी भतीजी और मनपसंद बहू थी, वो इनके साथ अक्सर आ जाती। नगमा फितरतन मन मौजी और हंसमुख सी लड़की थी। बहुत जल्द उसकी अरूबा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब वो सास के बगैर भी अक्सर यहाँ आ बैठती। इसकी बड़ी जिठानियाँ तो फहमीदा बानो की सलीका मंद बहुओं से ठीक ठाक चिढ़ती थीं। इतने बरसों से उनका नगीन, अरूबा वगैरह से मवाजना जो किया जाता रहा था, लेकिन नगमा खुले दिल से उनके सलीके, हुनर को तस्लीम करने के साथ खूब सराहती भी थी। अरूबा की सिलाई की तो वो ख़ास तौर पर फ़ैन थी। अब भी अरूबा के नगीन का जोड़ा सिलाई कर रही थी और पास बैठी नगमा इसकी डिज़ाइनिंग देखकर हैरत से आंखें फाड़ दी थी। अल्लाह अरूबा भाभी, किस कदर नफासत और सफाई है आपके हाथ में। जानती हैं यही जोड़ा अगर मेरा टेलर सी कर दे तो कितने पैसे लेगा?
हाँ, दर्जियों के तो आजकल रेट ही बहुत हैं। अरूबा मुस्कुरा कर सादगी से बोली। रेट भी बहुत हैं, नखरे भी बहुत, मुँह मांगी सिलाई मांग कर भी मजाल है जो वक्त पर जोड़ा सी दें। मेरा नया जोड़ा अनसिला पड़ा है, 3 दिन से जवाब की मिन्नत कर रही हूँ टेलर के पास ले जाएं। इनको फुर्सत ही नहीं, और मुझे वो सूट अपने भाई भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी में पहनना है। 1-2 दिन मज़ीद गुजर गए तो वो तो सूट लेने से ही इनकार कर देंगे। अर्जेंट सीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने मखसूस बातूनी अंदाज में मुखातिब थी। तुम अपना सूट मुझे दिला दो, मैं सी दूँगी। अरूबा ने तकल्लुफ़न पेशकश की। अरे नहीं, मेरा ही मतलब थोड़ी था। आपके पास कहाँ फुर्सत होती है, जब देखो आप सिलाई मशीन पर बैठी होती हैं। कभी सास का सूट सिलाई कर रही हैं, कभी देवरानी जिठानी के, फिर घर भर के बच्चों को सी कर पहनाना। और मैं अपना काम भी आपको सौंप दूँ? नगमा ने नफ़ी में सर हिलाया था। कोई बात नहीं, एक जोड़े ही की तो बात है, मैं सी दूँगी। तुम शाम को कपड़ा और नाप का सूट दे जाना, जैसा सिलवाना वो भी बता देना। अरूबा ने पुरखुलूस ऑफ़र की। इस वक्त तो नगमा कुछ तज़ब्ज़ुब में पड़ गई थी, लेकिन ऑफ़र इतनी पुरकशिश थी कि वो मज़ीद इनकार ना कर पाई। शाम को वो अपना अनसिला जोड़ा और नाप का सूट दे गई। अरूबा ने 2 दिन में ही सूट सीकर उसके हवाले किया तो वो सूट की सिलाई फिटिंग देखकर निहाल ही हो गई। आपको जैसा बताया आपने बिल्कुल वैसे ही सी दिया, मेरी तवक्को से भी ज़्यादा शानदार। क्या कमाल की सिलाई है आपकी। मैं तो कहूँगी मेरे टेलर से भी ज़्यादा अच्छा सिया है आपने, और आप मना तो करेंगी। मगर मैं आपको आपकी मेहनत का मुआवजा ज़रूर दूँगी। अपनायत भरे अंदाज में मुखातिब हुई। ये तुम ज़्यादती कर रही हो नगमा, मेरे खलूस का कितना गलत मतलब निकाला तुमने। तवक्को के ऐन मुताबिक अरूबा खफा हुई थी। आपके खलूस की तो कोई कीमत ही नहीं। ये तो फ़कत आपकी मेहनत का सिला है, बल्कि पूरा सिला भी कहाँ। जानती है मेरा टेलर कितने पैसे ऐंठता है मुझसे। मैं तो इसके मुकाबले में आपको आधे पैसे दे रही हूँ, और ये मैं आपको ज़बरदस्ती दे कर रहूँगी। अपने हुनर को बेमोल मत जानिए। इतनी मेहनत, इतना वक्त लगाया आपका, ये आपका हक बनता है। और अपना हक तो धड़ल्ले से लेना चाहिए, और नहीं तो क्या। नगमा ने इसके ना करने के बावजूद ज़बरदस्ती पैसे इसकी मुट्ठी में थमा दिए। अच्छा, अब यूँ खफगी से मत घूरिए, खुद सोचें। मुझे आइंदा भी आपसे कुछ सिलवाना पड़ा तो मैं बिना झिझक सिलवा तो पाऊँ। अगर आपने पैसे वापस लौटाए तो आइंदा मैं शर्म और झिझक के मारे आपसे दोबारा कुछ सिलवा ही नहीं सकूँगी। और जितना खूबसूरत जोड़ा आपने मुझे सी कर दिया है ना, तो समझे मैं तो आपकी पक्की गाहक बन गई। नगमा ने मुस्कुरा कर इसे मुखातिब किया, और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी बात की सदाकत साबित भी हो गई। वो अपने कपड़े अरूबा से ही सिलवाने लगी, और 1-2 बार के बाद अरूबा भी इससे सिलाई के पैसे लेते हुए ना झिझकती थी। नौमान को पता चला, ज़रा देर को खफा हुआ। अब तुम लोगों के कपड़े उजरत पर सिया करोगी? क्या हो गया नौमान, आप जानते हैं मेरा शौक़ है, और अगर मेरे हुनर और मेरे शौक़ का माकूल मुआवजा भी मिल जाए तो इसमें क्या मुज़ायका। मैं अपने घर की 4 दीवारी के अंदर रहकर 4 पैसे कमा रही हूँ, और सबको इल्म है मैं इस सब किसी ज़रूरत के तहत नहीं, सिर्फ शौक़ में कर रही हूँ। इसने शौहर को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन फहमीदा बानों को बहू का ये शौक़ खलने लगा। नगमा के कपड़ों की सिलाई तो नुक्ता आगाज़ था। अब नगमा की भावजों, बहनों, भांजियों वगैरह के कपड़े भी सिलाई के लिए आने लगे थे। सब खाते पीते लोग थे। सिलाई देने में कोई भी कंजूसी से काम ना लेता था, और हाथ आता पैसा किसको बुरा लगता है। अरूबा ने आज तक जो सिया था महज शौक़ में और अपने आसपास बसने वालों की मोहब्बत में। पहली बार एहसास हुआ कि इसके हुनर की तो दुनिया में बहुत मांग है। अपने हाथ की कमाई का तो नशा ही कुछ और होता है। और अरूबा आजकल इसी नशे में चोर धड़ाधड़ सिलाई में जुटी हुई थी। आजकल नगमा की भांजी के जहेज़ के सूट सिलाई के लिए आए हुए थे। दिन रात सिलाई में मसरूफ़ थी। अरूबा बेटा, ये तुम किस चक्कर में लग गई हो? ना खाने की परवाह, ना आराम का होश। यूँ तो तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। फहमीदा बानो ने इसे मोहब्बत भरे अंदाज में टोका था। कोई बात नहीं अम्मी, पहले भी तो मेरा ज़्यादा वक्त सिलाई में ही गुजरता था। अब तो मेरे हुनर के सही कदरदान मिले हैं। मुँह मांगा मुआवजा देता है मुझे। बिना सोचे समझे तफाखराना अंदाज में गोया हुई। फहमीदा बानो इस वक्त तो खामोश हो गई थी, लेकिन इन्हें खदशा सता रहा था कि अरूबा का तर्ज अमल उनके घर की पुरसकून फ़ज़ा में हलचल ना मचा दे। वो मारे बांधे अपने हिस्से का काम निपटा कर अपनी सिलाई मशीन संभाल लेती थी। अब तो इसे घर वालों के कपड़े सीने की भी फुर्सत ना थी। कशफ की भांजी का हकीका था। इसने अरूबा को सूट सिलाई के लिए दिया। 5 दिन तक अनसिला कपड़ा शॉपर में ही बंद रहा। कशफ आते जाते बंद शॉपर पर नज़र डालती, मुँह से कुछ कहना इसकी अनापरस्त तबीयत को भी गवारा ना हुआ। इतवार को हकीका था। 2 दिन पहले कशफ ने खामोशी से शॉपर उठा लिया। शाम को मैके का चक्कर लगा तो माँ के पड़ोस में रहने वाली दर्जन को मुँह मांगे दाम देकर अर्जेंट सूट सिलने डाल आई। हफ्ते की शाम को अरूबा इसके जोड़े का ख्याल आया था। कशफ, तुम्हारे कपड़ों वाला शॉपर नहीं मिल रहा, मैं फटाफट कटिंग कर लूँ।
फंक्शन तो कल शाम का है ना, मैं कल सुबह सी दूँगी। इसने कश्यप को मुखातिब किया। मैंने तो सूट सिलने दे दिया है भाभी, मैंने सूट सीने से इनकार थोड़ी किया था। तुम एक बार मुझे याद ही दिला देती। अरूबा का मुँह बन गया। बस आप पहले ही इतना बिजी थी, मैं खामखा अपने सूट की सिलाई भी आप पर डाल देती। अम्मी की तरफ दर्जन है ना, इससे सिलवा लिया, आप टेंशन ना लें। वो रसानियत से कहती हुई किचन में घुस गई। नहीं सिलवाना तो ना सही, नखरे तो देखो। अरूबा मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई थी। जब से इसे अपने हुनर के दाम मिलने लगे थे, इसे एहसास सताता था कि वो माजी में मुफ्त की बेगार में लगी रहती थी। सर झटक कर फिर से अपने काम में लग गई। इसे क्या खबर थी कि घर का एक और फर्द भी अपना हुनर आजमाने चला है। अगले दिन कश्यप सास ससुर को रात के खाने के बाद चाय देने उनके कमरे में गई तो उसने उनसे पड़ोस के चंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त ली थी। याकूब साहब की बहू आज बच्चों के स्कूल में मिली थी। हमारे बच्चों का रिज़ल्ट देखकर मुझसे दरख्वास्त करने लगी कि मैं इसके बच्चों को शाम में पढ़ा दिया करूं। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो इन बच्चों को ट्यूशन के लिए बुला लूं। इसने अदब से पूछा। फहमीदा बानो तो हैरत से बहू की शक्ल देखने लगी, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही उनके मिजाजी खुदा बोल उठे थे। तुम्हारी सादत मंदी बेटा कि तुमने हमसे इजाज़त लेना ज़रूरी समझा, वरना तुम्हारी जिठानी ने तो सास ससुर से पूछे बगैर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। माशाअल्लाह तुम्हारा हुनर तो इससे कहीं ज़्यादा आला और फ़े है। इल्म बांटने में कैसी इजाज़त? अगर अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के 2-4 बच्चे भी पढ़ जाएं तो क्या मुज़ायका। याकूब साहब ने खुद आज मस्जिद में मुझसे ये बात की थी और मैंने इन्हें कह दिया कि कल शाम से बच्चों को भेज दीजिएगा। शकील साहब बोल रहे थे और फहमीदा बानो हैरत से आंखें फाड़े शौहर को देख रही थी। बस ट्यूशन फ़ीस का मुंह से तकाजा मत करना बेटे, जो खुद से दें चुपचाप रख लेना। शकील साहब ने बहू को नसीहत की। फर्मा बरदार बहू ने अदब से इस बात में सर हिला दिया। कश्यप के जाने के बाद फहमीदा बानो शौहर पर खफा होने लगी थी। मुझसे मशवरा तो कर लेते, अब घर में ट्यूशन सेंटर भी खुल जाएगा। जब घर में सिलाई सेंटर खुल सकता है तो ट्यूशन सेंटर खुलने में क्या मज़ायका है। वो बीवी की खफगी को खातिर में ना लाए। मैं जानती हूँ आपको अरूबा का काम करना पसंद नहीं। कश्यप को भी काम की इजाज़त देकर आप दोनों बहुएं में मुकाबलाबाजी परवान चढ़ाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, अगर आप कश्यप को इसका हुनर आजमाने नहीं देंगी तो इसका दिल मैला नहीं होगा? घर का सुकून चाहती हैं तो दोनों बहुओं के साथ मुनसिफाना बर्ताव करना पड़ेगा। फहमीदा बानो जानती थी कि कश्यप चूँकि इनके मरहूम दोस्त की बेटी है, इसलिए वो अपने दिल में इसके लिए नहायत नर्म गोशा रखते हैं, इसीलिए उसे ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। अगले दिन से कश्यप के पास ट्यूशन पढ़ने बच्चे आने लगे। याकूब साहब के 3 पोतों से ट्यूशन सेंटर का आगाज़ हुआ। 15-20 दिन में बच्चों की तादाद बढ़कर 9-10 हो गई। ट्यूशन सेंटर के मुरव्वजा असूल के मुताबिक करबो जवार के सभी बच्चे बिना कहे एडवांस फ़ीस ले आए थे। कश्यप खुश थी। फहमीदा बानो की तवक्को के ऐन मुताबिक घर का माहौल पहले जैसा ना रहा था। अरूबा और कश्यप दोनों ही अनापसंद तबीयत की मालिक थे और इनकी तबीयत और मिजाज का ये पहलू तो उन पर अभी आश्कार हुआ था। कश्यप ने अरूबा से अपने और बच्चों के कपड़े सिलवाना छोड़े तो अरूबा ने भी अब अपने बच्चों को इसके पास पढ़ाने का भेजना छोड़ दिया था। इसी कॉलोनी में उनके स्कूल टीचर का घर था, जो इतना करीब तो ना था, मगर अरूबा ख़ुद बच्चों को इसके घर छोड़ने जाती और ख़ुद ही वापस ले आती। घर की फ़ज़ा में अजीब सा तनाव दर आया। फहमीदा बानो बहुओं के तेवर देखकर शशदर थी। ये उनके आशियाने को किसकी नज़र लग गई? नगीन ही थी, जो अब भी हस्बे साबे खुश मिजाजी के साथ घर के कामों में मगन रहती। मेरी मानो तो नगीन बेटा, तुम भी खाना पकाकर होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर दो। तुम्हारे हुनर भी आज के दौर में कम मांग नहीं। ससुर की फरमाइश पर मखंडी हलवा बना कर लाई तो शकील अहमद ने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया। कैसी बातें करते हैं अब्बू, जो खुशी घर वालों के लिए मेहनत करने से मिलती है किसी और को पकाकर खिलाने से थोड़ी मिलती है। हाँ, अगर वाकई बंदा ज़रूरतमंद हो तो इस काम को पेशे के तौर पर अपनाने में कोई कबाहत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, जीती रहो। उसके जवाब पर शकील अहमद निहाल ही तो हो गए। मिरहा इरहा कश्यप के पास पढ़ रही हैं या कश्यप को इन्हें भी पढ़ाने की फ़ुर्सत नहीं? फहमीदा बेगम ने बहू से दरियाफ्त किया। 2-3 दिन से वो नोट कर रही थी कि बच्चियाँ कश्यप के पास पढ़ने नहीं जा रहीं। पेपर्स की तैयारी तो उसने करवा दी थी अम्मी। मिरहा इरहा आजकल खुद ही दोहराई कर रही हैं। अरूबा ने बच्चियों के कपड़े सी दिए जो तुमने पिछले हफ्ते ख़रीद कर लाई थी। शकील अहमद की याददाश्त ने भी बर वक्त काम किया। वो रेडीमेड शर्ट्स थीं अब्बू, सिलवाने की नौबत ही नहीं आई। नगीन ने ससुर को भी बड़े स्वभाव से जवाब दिया। शुक्र करें फहमीदा बेगम, कम अज़ कम हमारी बड़ी बहू ने तो हमारा मान नहीं तोड़ा। ये हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरी है। शकील अहमद ने बहू पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। वो दोनों भी दिल की बुरी नहीं और अम्मी अब बिल्कुल टेंशन न लें।
घर की रूटीन चंद दिनों में बिल्कुल पहले वाली हो जाएगी। समीन मानी खीजी से मुस्कुराई। क्यों बेटा, चंद दिनों में कौन सी जादू की छड़ी घूमेगी? फहमीदा बानो ने ठंडा सांस भरते हुए कहा। महानूर ने कुछ दिमाग लड़ाया है, उम्मीद है कुछ अच्छा ही नतीजा निकलेगा, वो मुस्कुरा कर बोली थी। हमारे घर के मामलों से महानूर का क्या ताल्लुक? फहमीदा बानो ने कदरे नागवारी का इजहार किया। अम्मी वो बहुत समझदार लड़की है, अच्छे मशवरे देती है। नगीन को गया उसकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। बस मुझे आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। समीन के दिमाग में जाने क्या था। तुम्हारी सास अम्मी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा, लेकिन मैं भरपूर ताउन करूँगा। बताओ क्या सोचा है तुमने और महानूर ने मिलकर? नगीन हौले हौले बताने लगी और फहमीदा बानो बिना कुछ कहे महज लब भींचे ससुर बहू की गुफ्तगू सुन रही थी। अगला दिन इतवार का था। नाश्ते की मेज़ पर सभी मौजूद थे और नगीन के बनाए हुए आलू भरे पराठों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जब शकील अहमद ने अरूबा को मुखातिब किया, अरूबा बेटा कैसा जा रहा है तुम्हारा सिलाई का काम? एकदम ज़बरदस्त अब्बू, ये देखें मैंने अपना नया मोबाइल अपनी आमदनी से ख़रीदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शकील अहमद ने सर हिलाया था। और कशफ बेटा, खैर से तुम्हारे शागिर्दों की तादाद में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। उनका रोए सुखान अब छोटी बहू की जानिब था। जी अब्बू, बच्चे बढ़ गए हैं और फ़ीस भी ठीक ठाक दे रहे हैं। कशफ ने फ़ख्र भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर जवाब दिया। अच्छी बात है, अब माशाल्लाह तुम दोनों ही वर्किंग लेडीज़ की कैटेगरी में आ गई हो, तो मेरा ख्याल है तुम्हें तुम्हारे घरेलू मामलात में भी खुद मुख्तारी सौंप देनी चाहिए। वो अपने मखसूस शफ़क़त भरे अंदाज में मुखातिब हुए। क्या मतलब अब्बू? कशफ ने नासमझी से उन्हें देखा। मतलब वाज़ेह है, तुम्हारी घरेलू जिम्मेदारियाँ तुम्हारे काम के आड़े नहीं आनी चाहिए। इसलिए तुम तीनों अपना चूल्हा अलहदा कर लो, अपनी मर्ज़ी से खाओ पकाओ। रह गए हम बुढ़ा बुढ़िया, तो एक दिन नगीन पका कर खिला देगी, अगले दिन अरूबा, तो तीसरे दिन कशफ की बारी आएगी। हमदान को नाश्ता नगीन करवा देगी, लंच बॉक्स अरूबा तैयार कर देगी और रात का खाना कशफ के यहाँ खाएगा। और अनकरीब हम हमदान की शादी करके इसकी ज़िम्मेदारी से भी तुम्हें आज़ाद कर देंगे। क्यों, ठीक है ना बेगम? उन्होंने बीवी से तायद चाही। जो आपको मुनासिब लगे, वो यही कह पाईं। ससुर की बात सुनकर अरूबा और कशफ कदरे परेशान नजर आईं। खाना पकाने में उनकी हैसियत माविन मददगार की होती थी। खाना नगीन बनाती थी और सब बच्चों बड़ों को इसके ही हाथ का खाना पसंद था। मेरा मकसद तुम लोगों को आसानी फराहम करना है। अपने टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक अपना मेन्यू तरतीब दिया करो। जाहिर है अब तुम लोगों की मसरूफियत बढ़ गई है, तो तुम अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अपनी मर्ज़ी से अंजाम देना चाहोगी, है ना? मैं नहीं चाहता कि कामों को लेकर तुम लोगों में कभी कोई इख्तलाफ पैदा हो, इसलिए मुनासिब यही है कि खुश असलूबी से अपना अपना काम खुद संभालो। वो नर्म लहजे में बहुओं से मुखातिब थे। नगीन दिल ही दिल में मुस्कुराई, ससुर की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन, जबकि अरूबा और कशफ हैरान परेशान सी थी। कभी घरेलू मामलात में मुदाखलत ना करने वाले शकील अहमद आज उनके घरेलू जिम्मेदारियों के हवाले से क्यों इतने तरद्दुद में मुब्तला थे? जाहिर बात माकूल और जायज़ थी, सो इन्हें जी अब्बू कहकर तस्लीम करना पड़ी थी। कशफ और अरूबा ने दोनों को ही इस पल अंदाज़ा न था कि आइंदा आने वाले दिन उनकी ज़िंदगी के कितने कठिन दिन साबित होने वाले हैं। मम्मा, आपने फिर आज आलू गोश्त बना लिया। बिल्कुल मज़े का नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुंह फुलाकर खाने का बाइकाट करने वाला अरसम था। दिन 11 बजे सिलाई मशीन पर बैठी थी और शाम को कपड़े सी कर उठी हूँ। कमर में इतना शदीद दर्द था, फिर भी तुम लोगों के लिए आलू गोश्त बनाए। जी तो कर रहा था मूंग की दाल बनाकर जान छुड़ाऊँ। तुम लोगों के नखरे तो अब भी ख़त्म नहीं हो रहे। सब्र शुक्र करके खाना खाओ। इसने बच्चों को झिड़का था। क्या हो गया अरूबा, तुम अदल बदल करके यही 3-4 चीज़ें पका रही हो? आलू गोश्त, मूंग की दाल, आलू अंडे, आलू मटर। बच्चे बेचारे सही नखरा कर रहे हैं। आज तो ये आलू गोश्त खाने का मेरा भी कोई मूड नहीं। नौमान ने बच्चों की साइड ली। आपको मेरा एहसास ही नहीं, बजाय इसके बच्चों को समझाएं। माँ बहुत थकी हुई है, इसका ख्याल करें। आप उल्टा इन्हें शह दे रहे हैं। अरूबा को शौहर पर गुस्सा आया। तो तुम्हें थकने का कौन कहता है? क्यों इतना काम बढ़ा लिया? क्या मेरी तनख्वाह तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं? आज कमर में दर्द है, कल सर में दर्द था, मिजाज अलग चिड़चिड़ा हो गया। और रहे हम तो सच्ची बात है, हम अच्छे खाने को तरस ही गए हैं। यार जासिम, जाओ अपनी बड़ी मम्मा से 1 प्लेट सालन मांग कर लाओ। नगीन भाभी ने यकीनन कुछ अच्छा ही बनाया होगा। नौमान ने बेटे को मुखातिब किया और इससे पहले अरूबा बेटे को रोक पाती, वो छलावे किसी तेज़ी से भाग गया। कशफ के कमरे में भी कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल ना थी। कल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आज बर्गर आए हैं। यार कब तक ऐसे चलेगा? अरसलान खफगी भरे अंदाज में बीवी से मुखातिब था।
नाराज़ तो आप यूँ हो रहे हैं जैसे आपके पैसे लुटा रही हूँ। अपने पैसों से ही बच्चों की फरमाइश पूरी की है ना। वो ज़रा तुनक कर बोली। ये भी खूब रही, जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तो मैं कमाते अपनी कमाई का ताना भी मारने लगी। अरसलान का मिजाज कदरे तेज़ था। वो बीवी की बात पर ठीक ठाक बरहम हो गया था। मेरा ये मतलब नहीं था अरसलान। कशफ कदरे शर्मिंदा हुई। आप मेरी मजबूरी भी तो समझें। समीन भाभी की तरह मैं कुकिंग में एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। वो शाम में अपनी बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ बना रही होती हैं। अब बच्चे तो बच्चे हैं ना। ऐमन और अयान भी मचल जाते हैं। अच्छा नहीं लगता कि मैं इन्हें भाभी के पास खाने भेजूँ। तो वो तो घर में मैसर अशिया से कुछ भी नया मज़ेदार बनाने का हुनर जानती हैं। मेरी मजबूरी है कि मुझे बच्चों को बाज़ार से मंगवा कर देना ही पड़ता है। कशफ हौले हौले शौहर को बता रही थी। कदरे फासले पर बैठे बर्गर खाते ऐमन और अयान के कान माँ बाप की गुफ्तगू की तरफ ही लगे थे। और बाबा, आपको पता है जब बड़ी मम्मा हमारा लंच बॉक्स तैयार करके देती थी तो कितने मज़े का लंच होता था। मम्मा तो सिर्फ नूडल्स बना देती हैं, वो ठंडे होकर अच्छे नहीं लगते। मैं तो 3 दिन से अपना लंच अपने फ्रेंड को दे रहा हूँ। वो इतना मोटू और नदीदा है ना, मेरा भी लंच हड़प कर जाता है। अयान ने खिलखिलाकर बाप को आगाह किया। अरसलान ने फिर चुपती निगाह बीवी पर डाली। कशफ ने निगाहें चुरा लीं। बहू, आज मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। तुम्हारे अब्बू गाजरें, दूध और खोया ले आए हैं। आज सास ससुर को पकाकर खिलाने का दिन अरूबा का था, तो फहमीदा बानो ने इसे आगाह किया। शकील अहमद खुश खुराक थे। अपनी पेंशन आती थी सो अपनी ज़ुबान का चटखारा पूरा करने के लिए बेटों की कमाई के मोहताज न थे। सामान खुद लाते, पकाने की जिम्मेदारी बहुओं की थी। और कुछ अर्सा पहले तक तो ये जिम्मेदारी बस नगीन की थी। अरूबा और कशफ इसका हाथ ज़रूर बटाती थी। गाजर का हलवा बनने की सूरत में गाजरें छील कर कद्दूकश वो दोनों कर देती। इसके बाद नगीन जाने और इसका काम। लेकिन अब गाजरें छीलनी भी खुद थी, कद्दूकश भी खुद करनी थी। हलवा बनाने के बाद सास ससुर के चेहरे पर स्वाद नहीं आया, ये वाले तासुरात भी बर्दाश्त करने थे। ठंडी सांस भरते हुए अरूबा ने सिलाई वाले कपड़े समेटे और बावर्ची खाने का रुख किया। अगले दिन जब कशफ ट्यूशन वाले बच्चों के टेस्ट में खप रही थी तो मिरहा दादा का पैगाम लिए छोटी मम्मा के पास आई थी। दादा, अब्बू कह रहे हैं वो जो दोपहर को दाल बनाई थी ना, वो तो सुबह बासी मासी को दे दीजिएगा। रात के खाने में कढ़ी बना लीजिए, साथ ज़ीरे वाले चावल। और दादी अम्मा कह रही थी जब कढ़ी के लिए पकौड़े बनाइएगा ना तो हमदान चाचू के लिए 1 प्लेट पकौड़े अलहदा से रख लीजिएगा। मिरहा तो दादी का पैगाम देकर चली गई। कशफ का झुंझलाहट के मारे बुरा हाल हो गया। अहमद, या आपने फिर गलत ऐड कर लिया। ध्यान कहाँ है आपका? वो बच्चे पर खफा हुई। बला का कौन जहन जो माँ नूर की मार्फत ट्यूशन पढ़ने आया था और जिसकी माँ का कहना था मेरा बच्चा बहुत ज़हीन है, बस थोड़ा सा लापरवाह है। और कशफ वो नादीदा जहानत खोज खोज कर थक चुकी थी। ऊपर से किचन के कामों ने मत मार रखी थी फरमाइशी प्रोग्राम नशर करने में। इसके बच्चे शायद दादा पर ही पड़े थे, या शायद नगीन भाभी ने उनकी आदतें बिगाड़ रखी थी। सादा सा खाना तो हलक से ना उतरता। वो नगीन भाभी थी जो आम सी दाल सब्ज़ी को भी ख़ास बनाने का हुनर जानती थी। जब कशफ की शाम अपने और अपने दोनों के बच्चे पढ़ाने में गुजरती थी, सालन नगीन भाभी बनाती तो रोटी वो डाल लेती। किचन समेट कर बर्तन धोना अरूबा की ड्यूटी थी। अब तो सारी तरतीब ही पलट गई। किचन चूँकि एक ही था, अरूबा अपनी हांडी दोपहर को बनाने की कोशिश करती। शाम को इसके ट्यूशन के टाइम नगीन भाभी किचन में जा घुसती। सबसे आखिर में कशफ को पकाने का मौका मिलता और जब किचन में नगीन भाभी के खानों की इश्तहा अंगेज़ महक फैली होती तो सच्ची बात तो ये थी, इसका अपना दिल भी इन्हीं के हाथ का पक्का खाने को चाहता। ख़ुद को तो जबरन सब्र करके समझाया जा सकता था, लेकिन बच्चों और अरसलान का क्या करती जो इसके हाथ का पक्का खाना 100 नखरे करके खाते। ज़िंदगी आजकल बहुत मुश्किल लगने लगी थी। इसे क्या खबर थी कि इस घर की दूसरी वर्किंग लेडी का हाल भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। मम्मा देखिए ना, ये अरसम खुद ठीक से पढ़ नहीं रहा और मुझे भी डिस्टर्ब किए जा रहा है। जासिम ने माँ से छोटे भाई की शिकायत की। ट्यूशन पढ़ने के बावजूद बच्चों का काम रात गए तक मुकम्मल ना हो पाता था। जासिम पोजीशन होल्डर था, इसे अपने काम की बहुत फ़िक्र होती। जब तक सारा होमवर्क फर याद ना कर लेता मुतमईन ना हो पाता। आजकल वैसे भी इसके टेस्ट चल रहे थे। मम्मा, भाई से सिर्फ एक क्वेश्चन ही तो पूछा था, तंग कब कर रहा हूँ। चलो बेटा, मैं समझाती हूँ। अरूबा ने एक बार फिर इसे पढ़ाने के लिए कमर कसी थी। आधे घंटे पढ़ा कर इसकी बस हो गई थी। पता नहीं अरसम का दिमाग इतना मोटा था या फिर वही ठीक से समझा ना पा रही थी। कशफ के पास पढ़ता था, पोजीशन ना सही, मगर हमेशा अच्छे ग्रेड्स लेता था। मगर आजकल तो बिल्कुल ही डाउन हो गया। झोंझला कर अरूबा ने इसे ठीक ठाक किस्म का डांट भी दिया था, फिर खुद पशेमान भी हो गई।
बच्चे बेचारे का क्या कसूर था? इस सारे मसले का क्या हल निकाला जाए, सोच सोच कर इसका अपना सर दुखने लगा था। कशफ का स्टूडेंट अहमद जो महानूर की मार्फत ट्यूशन लगा था, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आया था। उसकी माँ गिला शिकवा करने पहुंच गई। आपको मुंह मांगी एडवांस फ़ीस दी, लेकिन मेरे बच्चे का रिज़ल्ट देखें। इसके इंग्लिश और साइंस में तो इस बार सी ग्रेड आया। शुक्र करें सी ग्रेड भी आ गया। जिस लापरवाही से ये काम करता है ना, मुझे तो इन नंबर्स भी गनीमत लगे हैं। अहमद की माँ के गिले शिकवे सुनकर कशफ की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। इसकी माँ आगे से मज़ीद उखड़े अंदाज में बात करने लगी। देखिए, आवाज़ नीची रखें, मेरे मियाँ घर पर हैं। वो गुस्से के वैसे ही तेज़ हैं। अगर ये तकरार उनके कान में पड़ गई तो सख्त खफा होंगे। मैं माजरत के साथ अहमद की फ़ीस वापस करती हूँ। जितने दिन पढ़ाया बिला मुआवजा पढ़ा दिया। आप इसे इसकी साबका टीचर के पास ही ट्यूशन लगवा दें। मैं मानती हूँ मैं बच्चे को चला ना पाई। उसने अहमद की माँ को फ़ीस वापस लौटा दी थी। मैंने अब ये भी नहीं कहा आएगा तो यह आपके पास ही, बस ज़रा तवज्जो दीजिएगा। मेरा बच्चा निकम्मा या कुनज़हन नहीं, बस ज़रा लापरवाह है। उसका लहजा धीमा पड़ा था। आपका बच्चा निकम्मा या कुनज़हन है या नहीं, ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इसे पढ़ाने से कासिर हूँ। मेरी माजरत कबूल कीजिए। कशफ की अब वाकई बस हो गई थी। अहमद की माँ चेहरे पर खफकी भरे तासुरात सजाकर बुड़बुड़ाती हुई अपने बेटे का हाथ पकड़कर चली गई और कशफ कुर्सी पर गिरकर कनपटियाँ दबाने लगी थी। मिसेस आसिफ, ये बिल्कुल वही डिज़ाइन जैसा आपने मुझे बताया था। मैंने इतनी मेहनत से आपके कपड़े सिए और आप मुझे मेरी मेहनत का सिला देने के बजाय मेरी सिलाई पर नुक्ताचीनी कर रही हैं। अरूबा इस औरत के तर्ज अमल पर हैरान थी। यह औरत महानूर की पड़ोसन थी। महानूर के साथ ही अपने कपड़े सिलाई के लिए दे गई थी और अब कपड़े सिलने के बाद लेने आई थी तो हर जोड़े की सिलाई पर कोई ना कोई एतराज़ जड़ दिया। भाई, हम तो आपकी सिलाई की शोहरत सुनकर आए थे। सच्ची बात है, मज़ा नहीं आया। मेरे इतने महंगे जोड़ों की वैसी लुक नहीं आई जैसी मेरी ख्वाहिश थी। और ये पर्पल वाला जोड़ा, इसका डिज़ाइन तो मुझे एक आँख नहीं भाया। और ना ही मेरा इतनी महंगी सिलाई देने का जी कर रहा है। जब मेरे बताए गए डिज़ाइन के मुताबिक कपड़े सिले ही नहीं तो मैं आपको मुँह मांगी सिलाई कैसे दूँ? इससे तो अच्छा था मैं अपनी पुरानी दर्जन से ही सिलाई करवा लेती। वो बहुत नखरीले अंदाज में मुखातिब थी और अरूबा बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रही थी। दिन रात एक करके इसने मुकर्ररा तारीख तक इन मोहतरमा के कपड़े सिए और ये पूरी उजरत देने में आनाकानी कर रही थी। आप आइंदा अपनी पुरानी दर्जन से ही कपड़े सिलवाइएगा, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का पूरा मुआवजा चाहिए। अरूबा को ठीक ठाक गुस्सा आ रहा था। ना भाई, इतने महंगे दाम तो मैं कभी ना दूँ। वो साफ इनकारी होगी। फिर अपने बटुए से चंद नोट निकाल कर एहसान जिताने वाले अंदाज में उसे थमाए। ये भी अपने पास ही रखिए और आइंदा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। अरूबा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। वो ढीठ औरत वाकई कपड़ों का शॉपर लिए चलती बनी। अगले दिन महानूर इससे माजरत करने आई थी। मुझे नहीं पता था भाभी मिसेस आसिफ यूँ छोटेपन का मुजाहिरा करेंगी। मुझे तो नगीन भाभी ने बताया। आई एम सॉरी। इस औरत को मैं ही आपके पास लाई थी ना। मेरी वजह से आपको इस औरत का छोटापन बर्दाश्त करना पड़ा। महानूर एक पल को दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई। सच तो ये था कि मिसेस आसिफ की फितरत का इसे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था, तभी तो वो इसे अरूबा भाभी के पास लाई थी। ये इसका और नगीन भाभी का प्लान था, एक अच्छे मकसद के लिए। ये छोटी सी टम्परिंग कुछ इतनी भी गलत ना थी। महानूर ने ख़ुद को अपनी नीयत नेक होने का यकीन दिलाते शर्मिंदगी का एहसास मिटाना चाहा। नगीन भाभी के बकौल अरूबा भाभी और कशफ भाभी अब अपनी रूटीन से थकने और उकताने लगी हैं। ऐसे में अहमद की माँ और मिसेस आसिफ जैसी औरतों से इनका टाकरा करवा कर वाहिद मकसद ताबूत में आखिरी कील ठोंकना था। अब दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनकी अना की दीवार को हल्का सा धक्का मार कर गिराने की ज़रूरत थी। नगीन भाभी ने अरूबा भाभी को समझाने की ठानी तो महानूर कशफ भाभी के पास गई। बात इतनी मुश्किल तो न थी जो दोनों की समझ में ना आती। अरूबा ने कशफ को एक खूबसूरत शर्ट सी कर गिफ्ट की। मकसद अपने और इसके दरमियान नादीदा फासले को पाटना था। कशफ ने जासिम, अरसम, मिरहा और इरहा को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। याकूब साहब के पोतों के अलावा इसने बाकी ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी कर दी। अरूबा अब सिर्फ नगमा या इसकी बहनों के कपड़े सीती थी। वो लोग इसके हुनर के सही कदरदान थे। बाकी सबके कपड़े सीने से इसने माजरत कर ली थी। इसके हुनर पर सबसे पहले इसके घर वालों का हक था। वो इन पुरखलूस रिश्तों को खोना अफोर्ड भी न कर सकती थी। इसे बखूबी समझ में आ गया था कि वो अकेली किसी हुनर में ताक और यकता नहीं। नगीन भाभी और कशफ के बिना तो इसका गुजारा है न इसके बच्चों का। दूसरी तरफ कशफ भी अपनी नाम निहाद अना पर सख्त पशेमान थी।
अगर वो अरूबा के मुकाबले में खम ठोंक कर यूँ मैदान में ना उतरती तो शायद घर की फ़ज़ा इतनी मकदर ना होती। दोनों ने बिना किसी ज़रूरत के अपने हुनर और इल्म को कमाई करने के साथ दूसरों पर धाक बिठाने के लिए इस्तेमाल किया, और कुछ हासिल होने के बजाय खलूस और मोहब्बत की बुनियाद पर استوار रिश्ते दाव पर लग गए। खुशाइन पहलू ये था कि दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और कोई जादू की छड़ी घूमे बगैर रोज़ व शब पुरानी रूटीन पर लौटने लगे थे। फहमीदा बेगम अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती थी जिसने उनकी आशियाने की रौनकों को फिर से बहाल कर दिया था। वो जानती थी कि इस सब में नगीन की ज़िम्मेदार और मामला फ़हमी के साथ महानूर के मशवरों का भी अमल दखल है। दिल ही दिल में वो भी महानूर की समझदारी की कायल हो गई थी, लेकिन अभी इसका कामनी सी लड़की की शख्सियत के कुछ और पहलू उन पर खुलना बाकी थे, और अगर इस रोज़ वो नगीन और महानूर की बातें ना सुन लेती तो शायद इसे ठीक से अब भी सब समझ नहीं पाती। तुमने कमाल कर दिया महानूर, इतनी समझदारी कहाँ से हासिल की? महानूर नगीन के साथ किचन में कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही थी जब नगीन ने इसे मुखातिब किया। किसी काम से किचन की तरफ आती फहमीदा बानो वहीं रुक गई थी। महानूर उनके सामने बहुत कम बोलती थी, आज वो इसे बोलता सुनना चाहती थी। अरे नगीन भाभी, जो हुआ ये सिर्फ अल्लाह का करम है। मैंने तो महज ये मशवरा दिया था कि आप भी कुछ दिनों के लिए सबके लिए खाने पकाने से हाथ उठा लें, और बस 2-4 ऊट पटांग किस्म की ख़वातीन को दोनों भाभियों का कस्टमर बना दें। और इस चैटिंग पर मुझे अब तक दिल ही दिल में शर्मिंदगी भी है, लेकिन ये चीटिंग तो ना हुई। भाई मेरी नीयत साफ़ थी, इसलिए अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद है। वो धीमी मुस्कान लबों पर सजाए बोल रही थी, और फहमीदा बानो दिल ही दिल में एतराफ़ करने पर मजबूर थी कि इसकी आवाज़ कितनी मधुर और रस भरी है। दरअसल में नगीन भाभी या आप हैं जिन्होंने इस घर को जोड़ रखा है, जिस बेगर्जी और खलूस से आप सब घर वालों का ख्याल रखती हैं, सबको इनका मनपसंद खाना पका पका कर खिलाती हैं, और कभी आपके माथे पर एक शिकन नहीं आती। आप सही मायनों में ताई जान की जानशी हैं, घर को जोड़ने वाली, रिश्ते निभाने वाली। ताई जान ने भी सारी उम्र ख़ुद से वाबस्ता रिश्तों को मिसाली अंदाज में निभाया है, और अब यही सब आप कर रही हैं। वो खुले दिल से नगीन को सराह रही थी, और नगीन मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देख रही थी। पता है नगीन भाभी, मैंने हमेशा ताया अब्बू और ताई जान के घर को आइडलाइज़ किया है। बचपन में जब मुझे इतनी समझ भी ना थी, तब से ही मुझे इस घर की सुकून भरी फ़ज़ा फैसिनेट करती थी। उम्र बढ़ने और शऊर आने के बाद इस घर के साथ मेरा लगाव बढ़ता गया। मैं हमेशा अपने घर की बेतरतीबी, बेसकूनी का इस घर से मवाजना करती। फिर जहाँ तक मुझसे बन पड़ता, मैं ताई जान के सलीके और तौर तरीके अपने घर में अपनाने लगी। ताई जान मेरी पहली उस्ताद थी, तो मेरे डाइजेस्ट मुझे ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाने वाले दूसरे उस्ताद साबित हुए। वो तरबियत जो बदकिस्मती से मेरी माँ ना कर पाई, वो सब मैंने इन रिसालों से सीखा। रिश्ते निभाने में अम्मी कभी कामयाब ना हो पाई। मैंने हमेशा इन्हें अब्बू से लड़ते झगड़ते ही देखा। फिर मैं अम्मी और ताई जान का मवाजना करती, जो रिश्ते सारी ज़िंदगी अम्मी के गले का तोक साबित हुए। ताई जान ने इन्हें किस उम्दगी से निभाया था, उन्होंने ये सब कैसे किया? इस सवाल का जवाब मुझे मेरे रिसालों में मिला। सब्र, शुक्र, इखलाक, बर्दाश्त, खिदमत गुजारी वो वस्फ़ हैं जिनसे औरत किसी के भी दिल में घर कर सकती है। यकीन करें नगीन भाभी, जो लोग ये समझते हैं कि ये रिसाले लड़कियों का दिमाग ख़राब करते हैं, उन्होंने कभी ये रिसाले पढ़कर देखे ही नहीं होते। कम अज़ कम मैंने तो इनसे बहुत सबक सीखा है। महानूर सब्जियों की कटिंग करते अपनी धुन में बोले जा रही थी। मिरहा इरहा काली जाने लगेंगी ना, तो मैं इन्हें भी ये रिसाले पढ़वाऊँगी। तुमने इनसे जो सीखा, इसे अपनी ज़िंदगी और अपने घर को संवारने के लिए इस्तेमाल किया। चची की बात और थी। माशाल्लाह तुम्हारा घर तुम्हारे सलीके का मुँह बोलता सबूत है। छोटे बहन भाई भी तरबियत याफ्ता हैं। मुझे तो लगता है चची चचा के ताल्लुकात बेहतर बनाने में सरासर तुम्हारी काविशों का दखल है। नगीन इसे सराह रही थी। ऐसा भी होता है नगीन भाभी, कभी कभी बेटियों को माँ के उलझे मामले सुलझाने पड़ते हैं। अम्मी को भी एक उम्र गुजार कर यह एहसास हो गया कि रिश्ते बिगाड़ कर जीना जितना दुश्वार है, ज़रा सा दिल मार कर सबको राज़ी करने से ज़िंदगी सहल हो जाती है। तुम्हारे मशवरों के तो हम भी कायल हो गए जनाब, इसीलिए तो सोच रहे हैं कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ही क्यों ना ले आएँ। नगीन ने मुस्कुराकर इसे मुखातिब किया, तो महानूर ने यकलख्त गर्दन उठाकर इसे देखा। ऐसे हैरान मत हो, हमदान ने चंद दिन पहले मुझे एतमाद में लिया था। वो तुम्हें पसंद है, लेकिन अम्मी से बात करने से पहले तुम्हारी राय जानना चाहता है, और ये ड्यूटी इसने मेरे स्पुर्द की थी। तुम इस घर को हमेशा से ही पसंद करती हो ना, तो बताओ इस आइडियल घराने का हिस्सा बनने पर तैयार हो? और मेरी गारंटी है हमदान से बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता। नगीन बोल रही थी, और बाहर खड़ी फहमीदा बानो सांस रोके महानूर के जवाब की मुंतज़िर थीं।
اس کا جواب ان کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ پلیز نگین بھابی، اس ذکر کو یہیں ختم کر دیں اور بھول جائیں کہ آپ نے کبھی مجھ سے اس موضوع پر بات بھی کی تھی۔ لیکن کیوں ماہنور، کیا برائی ہے اس پروپوزل میں؟ نگین بھابی، میں نے اپنے ڈائجسٹوں سے یہ بھی سیکھا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اس کی انا، عزت، وقار اور بھرم کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہمدان میرے لیے فقط آیازاد کزن ہے۔ اسے باتوں باتوں میں سمجھا دیجیے گا کہ وہ بھی کبھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرا راستہ نہ روکے۔ میں ہمیشہ ہر کسی کے سامنے سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں۔ تائی جان کو اگر میرے لیے ہمدان کی پسندیدگی کا پتہ چلے گا تو وہ میرے بارے میں اچھا گمان نہیں کریں گی۔ میں جانتی ہوں امی کی وجہ سے مجھے خاص پسند نہیں کرتی، نہ ہی میں ان کی من پسند بہو کے سانچے پر پورا اترتی ہوں۔ تو پھر فضول میں شوشہ چھوڑنے کا فائدہ؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے اور ہمدان کے درمیان کبھی بھی اس موضوع پر بات ہو اور مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نگاہیں چرانی پڑیں۔ لڑکی کے لیے اس کا کردار، وقار ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ بھابھی پلیز وعدہ کریں آپ اس موضوع کو یہیں لپیٹ دیں گی۔ وہ نگین سے وعدہ لے رہی تھی۔ نگین نے تو پتہ نہیں اسے کیا جواب دیا۔ فہمیدہ بانو اسی آہستگی سے بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی تھی۔ ارسم کہاں جا رہے ہو یار؟ ہمدان نے ارسم کو پکارا تھا۔ چھوٹی مما نے ایمن کے لیے چپس منگوائے ہیں، وہ لینے جا رہا ہوں چاچو۔ اچھا یہ لو، اپنی ماہنور آپی کو یہ دے آؤ۔ اس نے ڈائجسٹ کا شاپر ارسم کو پکڑایا تھا۔ رہنے دو ارسم، رات کو میں اور تمہارے دادا ابو تمہاری ماہنور آپی کے ہاں جائیں گے، جب لے جائیں گے یہ بھی۔ فہمیدہ بانو کے کہنے پر ارسم نے جی کہہ کر شاپر انہیں پکڑایا، خود باہر بھاگ گیا تھا۔ کیوں جائیں گے چچا کے گھر؟ خیریت؟ ہمدان نے حیرت سے استفسار کیا۔ ماہنور ان ڈائجسٹوں کے پیسے ویسے بھی دیتی ہے، یہ اپنے پلے سے لاتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کے سوال کو نظر انداز کرتے بالکل غیر متعلقہ سا سوال پوچھا۔ دیتی ہے امی، منع کرنے کے باوجود دیتی ہے۔ بڑی اونچی ناک ہے محترمہ کی۔ ہمدان ہولے سے ہنسا تھا۔ پیسے مت لیا کرو اور یہ بتاؤ کہ ساری زندگی ڈیوٹی نبھانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ مطلب؟ ہمدان نے حیرت کا جھٹکا کھایا تھا۔ مطلب سیدھا سا ہے، پہلے پہل تو شوق سے اس کی فرمائشیں پوری کر دیا کرو گے، لیکن مرد بیوی کے مشغلے مشکل سے ہی برداشت کرتے ہیں۔ بیچاری فرصت کے لمحات میں رسالے پڑے گی تو تم اپنا موڈ خراب تو نہیں کیا کرو گے؟ یہ بات شادی سے پہلے کھلنا بہتر ہے۔ مطلب امی؟ ہمدان سے اس بار بھی فکرہ مکمل نہ ہوا۔ اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا میں نے۔ بڑی تینوں بہویں کسی نہ کسی ہنر اور فن میں یکتا ہیں۔ چوتھی بہو وہ لانے والی ہوں جو سمجھداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ تم سے پوچھنا فرض ہے، پھر نہ کہنا امی نے بنا پوچھے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ بظاہر سنجیدگی بھرے لہجے میں ہمدان سے مخاطب تھیں۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے بنا پوچھے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ چھوٹا لاڈلا لاڈ کے موڈ میں آ گیا تھا اور اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دی تھیں۔ فہمیدہ بانو نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ انہیں پختہ یقین تھا جب وہ پورے مان اور پیار سے ماہنور کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر جائیں گی تو رنگوں کی یہ قوس قزح انہیں ماہنور کے چہرے پر بھی نظر آئے گی۔ بس انہیں ماہنور کے کان میں پیار بھری سرگوشی کر کے اسے باور کروانا ہوگا کہ وہ انچاہی نہیں بلکہ ان کی من چاہی بہو بن کر ان کے آنگن میں اترے گی۔ اس کہانی کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔